तो आसिक नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बजे की कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों को एक बड़ी ही अफसोसनाक घटना के बारे में बताता हूँ। और ये घटना आज की कहानी से वैसे डायरेक्टली देखा जाए तो कोई संबंध नहीं रखती, लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके लिए फिर एक सवालिया निशान खड़े हो जाता है कि ऐसी घटनाओं में फिर भगवान क्या कर रहे थे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप एक अपडेट जानिए। एक इलाके के कुछ लोग, लगभग 15 से 16 लोग एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने के बाद वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बाकायदा जल वगैरह चढ़ाते हैं, भगवान से अपनी मन्नतें मांगते हैं, इस उम्मीद में कि भगवान उनकी इच्छाओं को सुनेंगे, पूरा करेंगे। अक्सर हम लोग यही करते हैं, हम चाहे जिस धर्म से संबंध रखते हो कि भाई जाते हैं अगर किसी धार्मिक जगह पे तो अपने तमाम सुख दुख को वहाँ पे शेयर करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाए। क्योंकि इंसान हमेशा डरता रहता है, कुछ खोने से, कुछ पाने की लालच रहती है। तो ऐसा ये परिवार वाले गए थे। जाने के बाद वहाँ पे जल वगैरह चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद वापस आते हैं। एक बुलेरो गाड़ी थी, नई मॉडल की। जैसे एक नदी के पुल पे पहुँचते हैं लोग, अचानक से जो गाड़ी का ड्राइवर था उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बिगड़ने के बाद फिर अचानक से किस्मत कहें, लापरवाही कहें या फिर चाहे जो कहें, गाड़ी सीधा जाके उस नदी में गिरती है। गिरने के बाद नदी, चूँकि बरसात का मौसम, पूरे उफान पे, गाड़ी के अंदर पानी भरने लगा। इधर आसपास का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जो लोग थे वो गेट खोल नहीं पाए। ऐसे सिचुएशन में जो गाड़ी का गेट था वो भी लॉक हो गया। अब ऐसी स्थिति में जो पुरुष वर्ग था, जो मर्द जाति थी, उसके पास जाहिर सी बात है शारीरिक ताकत ज़्यादा। तो उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बाहर निकाला। निकालने के बाद खुद की जान बचाई, ऊपर चढ़े। उस गाड़ी में महिलाएं थी, बच्चे थे, वो तो बाहर निकल नहीं पाए। थोड़ी देर में डूबने के बाद उनकी मौत हो गई। आसपास के जब तमाम लोग देखते हैं, फ़ौरन हड़कंप मचता है। भाग के आसपास के लोग उस नदी के पास जाते हैं। लोग जाने में भी डरते हैं, चूँकि एक कहावत है कि अगर आप किसी डूबते हुए को बचाने जाएंगे तो आपको ही डुबो देगा। लोगों ने बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाते, किसी की जान बचा पाते, 11 लोग ऐसे थे जो मौत के मुंह में समा चुके थे। इसके बाद ये न्यूज धीरे धीरे पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंची। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंची। उन्होंने फिर 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। लेकिन फिर वही सवाल निकल के सामने आता है कि एक आदमी भगवान के पास जा रहा दर्शन करने, लौट के आ रहा और हादसे में उसकी मौत हो जा रही। तो फिर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्या हम तीर्थ स्थल जाने के बाद भी सुरक्षित नहीं है? क्या हमारा जो पूर्व नियोजित कर्म है, अगर धर्म की बात माने तो आज भी हमारे पीछे पड़ा रहता है, हम किसी भी जगह पे जाएं? ये तमाम सवाल आपके सामने इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज एक ऐसी लड़की की कहानी आपको बताऊंगा जिस लड़की की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कायदे से कहा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि शुरू में संघर्ष किया, बाद में शायद आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो जाए। गरीबी से उठे फिर अमीरी में पहुँच गए, या फिर दुख से निकले सुख में पहुँच गए। लेकिन एक लड़की जिसकी ज़िंदगी दुख से ही शुरू हुई, दुख में ही उसकी ज़िंदगी बीती और अंत में बहुत कम उम्र में उसी दुख के साथ उसकी मौत हो गई। कहानी मेरठ की है। मेरठ में एक लड़की रहा करती थी, नाम था सपना। उम्र बामुश्किल 5 साल। उसकी एक बड़ी बहन थी। दोनों बहन ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। परिवार ठीक ठाक था, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया थी। दोनों बहनें थी, आपस में बड़ा प्यार था। माँ बाप भी अपने बेटियों को बड़ा प्यार करते थे। इधर बेटियां भी अपने माँ बाप को खुश करने की तमाम कोशिशें करती कि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी हो, माँ बाप को कोई बात बुरी ना लगे। इसी दौरान जब सपना 6 साल की होती है, अचानक से उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब सपना 6 साल की, अचानक से उसकी माँ की मौत हुई। परिवार वाले टूट जाते हैं। एक बाप, उसके पास 2 बेटियों का सहारा, पत्नी चली गई। इधर बड़ी वाली बेटी और बड़ी हो गई, 8-9 साल की हो गई। इधर ये 6-7 साल की। जैसे तैसे करके उस बाप ने अपनी बेटी को पाला पोसा, बड़ा करने की कोशिश की। लेकिन शायद सपना और उसकी बड़ी बहन जो ममता थी, इन दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जैसे ही चंद साल गुजरते हैं, इसी दौरान पिता की भी मौत हो जाती है। अब पिता भी मर गया। उम्र बामुश्किल साल इन दोनों की अगर जोड़ें तो 12-14 साल। ना कोई सहारा, ना पैसे, ना ही कोई अपना, ना ही कोई पालने पोसने वाला। क्या करें? बहरहाल दोनों ने अपने आप को संभाला। संभालने के बाद सबसे पहले ममता ने फैसला किया कि वो अपनी शादी कर लेगी। चूँकि एक उम्मीद थी कि ममता की शादी होगी तो एक परिवार मिलेगा जो ममता को संभालेगा, और कोई चारा था नहीं। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी ये लोग नहीं थी। फिर ममता अपने लिए एक अच्छा लड़का, एक रिश्ता दिखवाती है। उसके बाद फिर जो भी एक लड़का मिलता है उससे फ़ौरन शादी कर लेती है। किस्मत अच्छी थी ममता की।
जिस लड़के से शादी हुई उस लड़के ने फिर ममता का काफ़ी ख्याल रखा, ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने की तमाम कोशिशें की उसने। इसी दौरान सपना भी अब कहीं सहारा तो था नहीं, तो अपनी बड़ी बहन के पास चली गई, यानी अपने जीजा जी के घर पे रहने लगी। जीजा जी के घर पे रहते रहते धीरे धीरे सपना भी बड़ी हुई। इधर जीजा जी ने, उसके परिवार वालों ने कुछ कहा नहीं, सपना को काफ़ी प्यार दिया। सपना को एक परिवार जैसा वो मिला माहौल। सपना को भी लगा कि चलो कम से कम जो बचपन की, जीवन की दुख की घड़ियाँ थी वो धीरे धीरे अब गुजर रही हैं और सुख की घड़ियाँ आगे आ रही। इधर फिर सपना भी धीरे धीरे बड़ी हुई। परिवार वालों को विचार आया, खासकर ममता के परिवार वालों की, सपना की भी शादी की जाए। सपना की शादी की बात आई, सपना भी खुश कि चलो अब मेरा भी परिवार होगा, कब तक मैं अपनी दीदी और जीजा के ऊपर बोझ बन के बैठी रहूँगी। उसके बाद फिर रिश्ता देखना शुरू किया गया। साल 2024 में सपना के लिए रिश्ता देखना शुरू किया गया। 22 साल की सपना की उम्र थी और साल 2025 में एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम था रविशंकर जाटव। रविशंकर जाटव से जब सपना की मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर ये हुआ कि दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। रविशंकर जाटव के भी परिवार वाले एकदम खुश, चूँकि सपना देखने में बेहद खूबसूरत थी। सपना भी देखने में जब खूबसूरत थी तो इधर रविशंकर जाटव को पसंद आ जाती है। रविशंकर जाटव का परिवार सपना को पसंद करता, सपना का परिवार रविशंकर जाटव को पसंद करता, और फिर फाइनली जनवरी महीने में, इसी जनवरी में सपना और रविशंकर की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सपना हंसी खुशी अपने मायके से अपने ससुराल पहुंचती है। वहाँ पे अपनी तमाम घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालती है। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 1 महीने शादी के गुजर जाते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल हसीन, बिल्कुल रंगीन। इसी दौरान एक अजीब चीज़ होती है। दरअसल सपना जो थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब सपना प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद पहले तो पूरा परिवार बिल्कुल खुश कि चलो भाई सपना की शादी हुई, शादी होने के बाद प्रेग्नेंट हो गई। पति भी खुश था, मायके वाले खुश, ससुराल वाले खुश। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी की न्यूज आती है और चंद महीने ही गुजरते हैं, इसी दौरान फिर मियाँ बीवी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, रविशंकर के बीच और सपना के बीच, शादी के 1 महीने बाद ही। अब दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा शुरू होने के बाद धीरे धीरे बात परिवार तक पहुँचे। झगड़े का मुद्दा क्या था किसी को ज़्यादा पता नहीं, बस ये था कि सपना अक्सर अपने मायके वालों से, यानी ममता से, उसके पति से कहती कि जो रविशंकर हैं अक्सर डांटते फटकारते और हाथ वाथ भी उठाते हैं। शुरुआत में परिवार वालों ने कहा कि नई नई शादी हुई है, दोनों का गर्म खून है और आज के टाइम में कोई किसी का सुनना भी नहीं चाहता। तो परिवार वालों ने सलाह दिया कि भाई थोड़ा सा एडजस्ट करो, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी, आपस में प्यार डेवलप हो जाएगा। लेकिन वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा और दोनों के बीच जब लड़ाइयाँ चलती रही तो फिर सपना को उसकी बहन ने, ममता ने कहा कि देखो वहाँ रहोगी और तुम प्रेग्नेंट भी हो, स्थिति ठीक है नहीं तुम्हारी, तो एक काम करो तुम चली आओ, क्योंकि बच्चे पे भी बुरा असर पड़ेगा और तुम्हारा पति मारता वारता भी है, तो क्या पता कभी ऐसा कोई हमला कर दे कि बच्चे को भी नुकसान हो। सपना को भी वह बात ठीक लगी। उसके बाद वो फरवरी महीने से ही अपने पति का दामन छोड़ती है और अपने बहन के पास वापस आ जाती है। यानी शादी के 1 महीने बाद ही वो अपने पति से अलग हो जाती है, लेकिन पेट में बच्चा था। उसके बाद से वो अपने बहन के पास रहती। रविशंकर से ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी, ज़्यादा मान मनोबल की कोशिश भी नहीं हुई। हाँ, लोगों की एक उम्मीद थी कि जब बच्चा हो जाएगा तो फिर दोनों अपने आप नज़दीक आ जाएंगे, क्योंकि एक बच्चे को माँ का भी प्यार चाहिए, बाप का भी प्यार चाहिए, तो माँ बाप ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे एक दूसरे के, आपस में कनेक्शन बढ़िया हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। 5 महीने गुजर गए। अब सपना लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट है। 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान, इसी अगस्त महीने की बात है, अचानक से रविशंकर अपने पत्नी के घर पहुंच जाता है। ऊपर कमरा था पत्नी का। अब दामाद घर पे आए, भले ही पत्नी से या फिर बिटिया से संबंध खराब हो, लेकिन दामाद तो दामाद घर पे आया। ममता ने उसकी आवभगत की, बाकी लोगों ने आवभगत की। उसके बाद रात हो गई। रात होने के बाद चूँकि कमरा ममता का नीचे था, सपना का ऊपर था, तो फिर ये हुआ कि जाओ सपना के रूम में रहो, क्योंकि अलग अलग रूम तो हो नहीं सकता। सपना के रूम में वो पहुंचता है। पहुंचने के बाद सपना से कहता है कि काम करो, आंखें बंद करो। तमाम लोग खुश जब ये बात सुनते हैं, काफ़ी प्यार से आया भी था, काफ़ी प्यार से वो पेश भी आ रहा था, तो तमाम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भाई मियाँ बीवी के बीच सब ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। उसने कहा आंखें बंद करो। सपना आंखें बंद करती है। उसके बाद सपना को महसूस होता है कि उसके गले के पास कोई माला वाला आ रही है। सपना और खुश कि चलो भाई मेरा पति जो है वो सुधर गया, उसने मेरे लिए कोई माला वाला लाई है, पहनाने की कोशिश कर रहा है, चलो अच्छा है। इसके बाद क्या,
गले में माला पहना दी गई। सपना मंद ही मंद मुस्कुरा रही और एक नटखट अंदाज में पूछ भी रही कि क्या आंखें खोल लूं। पति मना कर रहा, कह रहा नहीं, बंद किए रहो भी और सरप्राइज है। परिवार वालों के कान में भी हल्की हल्की आवाज़ जा रही है। परिवार वाले भी सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि भाई अब बिटिया की ज़िंदगी फिर से बसने जा रही। मियाँ बीवी के बीच झगड़ा खत्म। लेकिन अचानक से फिर सपना की चीख नीचे पहुंच जाती है। अचानक से सपना चीख पड़ती है। अब जैसे ही अचानक से सपना चीखती है, फौरन ममता के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा क्या हो गया। ममता भाग के ऊपर जाती है, ममता का पति जाता है, बाकी परिवार के लोग जाते हैं, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं। दरवाज़ा नहीं खुलता, पीटते हैं, कहते हैं दरवाज़ा खोलो। रविशंकर कहता नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। और अंदर से लगातार सपना चीखती रही, चिल्लाती रही, लगातार आवाज़ लगाती रही। हर एक आवाज़ के बाद उसकी आवाज़ और डाउन होती गई। 20 से 25 मिनट में उसने सैकड़ों बार चीख मारी। 20 से 25 मिनट में उसने सैकड़ों बार आवाज़ लगाई, लेकिन अंत में दरवाज़ा परिवार वाले खोल नहीं पाए। दरवाज़ा मजबूत था, तोड़ने की कोई गुंजाइश थी नहीं। 25 मिनट बाद पूरा कमरा शांत हो गया। उसके बाद बाकी परिवार वाले उम्मीद में थे कि अब शायद गेट खुलेगा, लेकिन गेट नहीं खुलता। थोड़ी देर बाद परिवार वाले देखते हैं कि दरवाजे के नीचे से खून बह के गेट के बाहर आ रहा है। ये चीज़ जब परिवार वाले देखते हैं, देखने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। भाग के वो लोग नीचे जाते हैं, पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग पुलिस को बुलाते तब तक सुबह भी हो चुकी थी। अचानक से पुलिस खुद आ जाती है। आने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि आपके घर से हमें फ़ोन आया था। परिवार वाले दोहरे सदमे में कि फ़ोन किसने किया। इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि यहाँ सपना और रविशंकर रहते हैं क्या। परिवार वाले एकदम मूर्ति बने खड़े। इसी बीच किसी ने हाथ से इशारा किया कि ऊपर। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ जाते हैं। दरवाजे पे बस एक शब्द बोलते हैं कि हम पुलिस से हैं। जैसे ये शब्द पुलिस वाले बोलते हैं, फ़ौरन दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर परिवार वाले, पुलिस वाले जैसे देखते हैं, अंदर का जो मंजर था उसे देखने के बाद चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबके मुंह से चीख निकल जाती है। अंदर पूरा खून से भीगा हुआ फर्श था। सपना की लाश पड़ी हुई थी। शायद कई घंटे से उसके जिस्म से खून निकल रहा था, इस वजह से गले वगैरह पे खून जम गया था। और वहीं ज़मीन पे बाकायदा जो रविशंकर था लेटा हुआ था, जैसे किसी सुकून की नींद में हो। पुलिस वाले जब ये मंजर देखते हैं, देखने के बाद एकदम बदहवास फ़ौरन पहले तो रविशंकर को पकड़ते हैं, भाग के सपना की नब्ज़ टटोलते हैं कि अभी ज़िंदगी बची है नहीं, लेकिन अफसोस की ज़िंदगी थी नहीं। उसके बाद सपना को उठाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश भेजते हैं। फ़ौरन रविशंकर जाटव को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहला सवाल ये था कि क्या तुमने फ़ोन किया था। रविशंकर ने कहा हाँ मैंने किया था। इसके बाद फिर पूछा गया क्यों, तो इस जवाब में रविशंकर ने अभी तक कुछ खास तो बताया नहीं, लेकिन पुलिस से जो इनपुट अभी तक मिला है अगर उसको बताएं तो फिर कहानी बड़ी पेचीदा है। दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद जब सपना प्रेग्नेंट होती है तो इसी प्रेगनेंसी को लेके कहीं ना कहीं रविशंकर के मन में एक डाउट आ जाता है। डाउट बड़ा सिंपल सा कि ये बच्चा किसका है। रविशंकर को लग रहा था कि ये बच्चा उसका नहीं है, और साथ ही अब रविशंकर को ये भी लगने लगा कि जो उसकी पत्नी सपना है उसका अफेयर किसी और से है। इसी वजह से ये दोनों आए दिन तकरार करने लगे। तकरार धीरे धीरे आगे बढ़ी। अंत में फिर सपना उसको छोड़ के जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं आसपास समाज के लोग इसको ताना भी देते। आसपास के लोग इसको कहते कि देख तेरी बीवी तुझे छोड़ के चली गई। अब यहाँ पे कोई समझदार व्यक्ति होता तो समाज के तानों को इग्नोर करता, चूँकि समाज तो आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास आदमी सबसे ज़्यादा समाज के बारे में सोचता है, सबसे ज़्यादा हम ही हर चीज़ में परेशान है। तो रविशंकर जाटव के दिमाग में भी ये बात घर कर गई कि मेरी जो बीबी थी उसने मेरी इज्जत डुबो दी। अंत में उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना अपनी बीबी को निपटा दिया जाए। प्लान ऐसा था कि मारने के बाद मुझे भागना नहीं है, सबको बताना भी है कि हाँ मैंने अपनी पत्नी को मार दिया और अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। फिर क्या, रविशंकर पूरी तैयारी के साथ अपनी पत्नी के मायके पहुंचता है। वहाँ पे हाथ में पहले ही छुपा के ब्लेड और चाकू लेके जाता है। अपने मायके यानी अपने ससुराल वालों को बताता है कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग रहिए। भाई पत्नी के पास जा रहा था तो कौन क्या ही रोकता, सब खुश थे कि दोनों के बीच नज़दीकियाँ आ रही। इसके बाद फिर वो पहुँचता है, पहले आँख बंद करवाता है, माला पहनाता है, उसके बाद गला काट के ब्लेड से चाकू से 85 बार हमला करके अपनी पत्नी की जान ले लेता है। और ये तमाम काम करने के बाद भी वहीं पे रहता है। जब इत्मीनान हो जाता है कि पत्नी मर गई तो उसका प्लान ही था कि मुझे भागना नहीं, अपने आप को गिरफ्तार करवाना है। फ़ोन करता है पुलिस को इत्तला करता है कि भाई मैंने कत्ल कर दिया, यहाँ पे एक लाश पड़ी है, मेरी पत्नी की है, मैंने नब्ज़ टटोल ली है, पत्नी मर गई है, तुम आ जाओ। पुलिस वाले जब ये बयान सुनते हैं, शुरू में फ़ोन पे उन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन जब
लहजे से, बातों से, धड़कनों से लगा कि हाँ इसने कुछ किया है। उसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें पता चली। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि सपना वहाँ पे प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद अब उसका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है। यानी कायदे से कहा जाए तो रविशंकर जाटव ने खुद अपनी पत्नी की और अपने बच्चे की जान ले ली। अब इसके साथ क्या होगा ये आप खुद सोचिए। तो जो मैंने शुरू में कहा कि आमतौर पे कई सारे इंसान होते हैं जो भगवान पे बड़ा भरोसा करते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से, लेकिन एक सपना की ही ज़िंदगी आप सोचिए। बचपन में माँ गई, थोड़ी सी बड़ी हुई तो पिता का भी साया उठ गया, थोड़ी सी और ज़िंदगी चली, ये लगा कि शादी हो जाएगी। शादीशुदा ज़िंदगी 1 महीने चली, उसके बाद फिर क्या कि प्रेग्नेंट हुई। एक खुशियों की लहर कि चलो अब चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन फिर अंत में पति ने मार दिया और मारने से पहले पति ने उसको छोड़ भी दिया। तो आप सोचिए कि 26 साल 22 साल दोनों के बीच में अलग अलग थ्योरीज हैं, चूँकि आधार कार्ड और उम्र में थोड़ा सा फासला भी नज़र आ रहा, तो हम 26 साल ही मान लें, तो 26 साल की उम्र में इस लड़की ने कितना दुख झेला होगा, आप खुद सोचिए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।